आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हर रोज की तरह सज्जन कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और आज हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। दमदार 10 में बहुत सारी खबरें होती हैं और हर खबरों का अंदर का विश्लेषण होता है और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध में क्या होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। 108 दिन के खून खराबे के बाद ईरान और अमेरिकी परमानेंट युद्ध विराम के लिए ईरानी और अमेरिकी राजी हो गए हैं। दुनिया पर लगी हुई तेल बंदी हटाने का समय आ चुका है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की परिस्थिति में आ गया है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान पीस डील पर साइन करने के लिए तैयार है। तारीख आ चुकी है 19 जून और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देश पीस डील साइन करेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। हॉर्मुज पर किसी भी तरह का कोई टोल नहीं लगेगा। ट्रंप ने समंदर में ईरान के खिलाफ लगी हुई अमेरिकन नेवी की नाकाबंदी को हटाने का भी आदेश जारी कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री माइंस को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने कहा। ट्रंप ने ईरान की कौन कौन सी शर्तें मान ली और आखिरी मौके पर ईरान को ट्रंप ने कैसे और क्या कंसेशन दिए हैं, ये तमाम सवाल हैं। आज इन्हीं का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डील से इजरायली पीएम नेतन्याहू क्या खुश है, क्योंकि ईरान की जो शर्त है उसमें सबसे पहले नंबर पर लेबनान है। 24 घंटे पहले इजरायल ने बैरूत में एक बार फिर से बमबारी कर दी। ऐसे में क्या ट्रंप नेतन्याहू को मना पाएंगे? क्या लेबनान से इजरायली फौज हटेगी? तो इजरायल के हिस्से पर हम बात करें उससे पहले पीस डील की जो 14 मुख्य शर्तें हैं वो मैं आपको बता देती हूं। इसमें कितनी ईरान के पक्ष में है, कितनी अमेरिका के फेवर में है, अमेरिका कितना झुका, ईरान कितना पीछे हटा, वो आप समझ लें। तो पहली शर्त तो यह है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट पर परमानेंट युद्ध का खात्मा हो। ईरान ने इसे माना है। डील की शर्तों के मुताबिक अमेरिका ईरान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगा। 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी हटेगी। ईरान के आसपास के इलाके से अमेरिकी सेना भी हटेगी और 30 दिन के अंदर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। पर एक छोटा ट्विस्ट इसमें यह है कि ईरान ये कह रहा है कि वो अपने तय नियमों के हिसाब से ही हॉर्मुज चलाएगा। ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगे हुए सैंक्शन हटेंगे। बातचीत के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का निवेश का ब्यौरा भी पेश करेगा। ईरान ने भरोसा दिया है कि वो एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके साथ ही बातचीत के बीच ना अमेरिका इलाके में सैन्य ताकत बढ़ाएगा, ना ही कोई सेंक्शन लगाएगा। डील का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईरान की $24 अरब फ्री संपत्ति रिलीज की जाएगी। इसमें $12 अरब बातचीत शुरू होने से पहले रिलीज होगी। परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते और सभी सैंक्शन हटाने के लिए 60 दिन की बातचीत होगी और समझौते के पालन और लागू करने के लिए बाकायदा निगरानी के लिए एक सुपरवाइजरी तंत्र भी बनाया जाएगा। यूएनएससी इस प्रस्ताव के जो अंतिम मसौदा है उस पर भी अपनी मंजूरी देगा। आखिरकार चलिए यूएनएससी का भी नाम आया, चर्चा को शुरू करते हैं। और जितने भी पॉइंटर्स है वो लगातार आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो 14 अहम बिंदु हैं। पहला सवाल तो यही है प्रोफेसर साहब कि जितनी चर्चा हुई, जितना नुकसान हुआ, नुकसान का भी एक बड़ी लिस्ट में लेकर बैठी हुई हूं। पहले ये जो 14 पॉइंट की डील का मसौदा तैयार हुआ है, अमेरिका का पलड़ा भारी है या ईरान का पलड़ा भारी है? देखिए, ये मीनाक्षी बहुत बड़ा प्रश्न आप पूछ रही हैं कि किसका पलड़ा भारी है। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं और जिस पिछले 4 महीने से ये चलता रहा है, तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं होता कि किसी एक की जीत हो जाती है और किसी एक का हार हो जाता है। इसको नॉन जीरो सम गेम के रूप में आप देख सकते हैं। ईरान की देखें तो ईरान को भी स्पष्टतः लाभ है और अमेरिका को भी, खास करके अमेरिका की जो व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, खास करके जो युद्ध 10 दिन में समाप्त होने की जो उसकी ट्रंप की सोच थी वो नहीं हुआ। इसलिए एक तरह से देखें तो दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा गेन है।
ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में इजराइल इस पर किस प्रकार से अपने वक्तव्य रखता है या इजराइल की क्या मंशा और सोच होगी, उस पर कुछ बातें की जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये इस पूरे क्षेत्र में जो जिस प्रकार से अस्थिरता आ गई थी, इस पूरे क्षेत्र में खास करके जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज है, जो वैश्विक स्तर पर मेरे ख्याल से इस हॉर्मुज की स्ट्रेट से विश्व के सारे टोटल शिपमेंट्स का 1/5 भाग जो है वो इसी से क्रॉस करता है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी स्थिरता आएगी। आप देखिए आज सूचकांक बढ़ रहा है, भारत में भी जो आपके स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें उछाल आता जा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत तो वैश्विक स्तर पर जो शांति प्रिय नागरिक हैं, जो समृद्धि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, सबसे बड़ी जीत तो उनकी है। मैं नुकसान की लेकिन बात कर लेती हूं। एक सेकंड और बात मैं कर लूं। देखिए, जब भी इस प्रकार के डील्स होते हैं तो उसको जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लिटरेचर है उसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि पीस बाय पीस, अर्थात शांति खंडों से होती है, टुकड़ों टुकड़ों से ही आप जोड़ जोड़कर आप एक जो व्यापक शांति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही डील में सारी बातें हो जाएंगी और विश्व जो है एकदम अचानक जहां नेगेटिविटी चल रही थी वहां अचानक पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दो मुख्य बातें हैं। सर, जहाज का इंजन चलने वाला है, ये बात समझ में आ रही है। अमेरिका का ब्लॉकेड हटने वाला है। ईरान भी धीरे धीरे कदम पीछे हटाने जा रहा है। एनपीटी पर राजी वो हो गया है, लेकिन वो ये कैसे हो पाया उसका एक छोटा सा मैं पहले जो डेटा लेकर बैठी हूं सचिन जी वो दे देती हूं, फिर आपके पास आती हूं। पेंटागन ने जो अनुमान लगाया कि इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका को कितना नुकसान हुआ वो मैं आपको बता दूं। इस पूरे सैन्य अभियान की लागत 29 अरब डॉलर के करीब और उससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना, यानी कि 360 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है अगर यह युद्ध लंबा और खिंचता है। यह अमेरिका का डर था। फिर 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा है। 42 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन जिसमें MQ-9 रीपर, F-35 और F-15E मार गिराए गए। कई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भी हुए। सैन्य जो हताहत हुए हैं, 413 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। 13 अमेरिकी सैनिकों की तो मौत ही हो गई, जिसकी पुष्टि करने में अमेरिका भी घबरा रहा था, कतरा रहा था। ये अमेरिका का लॉस है जो अभी मैंने दर्शकों के सामने रखा। इसने अमेरिका को बाध्य कर दिया। देखिए, इसने तो बाध्य किया ही, और जैसा अभी बता रहे थे चंद्रचूड़ जी कि इसके अलावा आप देखिए कि इस युद्ध का नुकसान जो है, आर्थिक नुकसान पूरी दुनिया उठा रहा था। 20% आपका जो सप्लाई चेन है ऑयल का वो बाधित था। उसके अलावा आप देखिए कि रोज तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो है यूएस का खर्च हो रहा था। अभी यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अमेरिका ने इंटरनली कि आप सस्ते हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए, चूंकि कॉस्ट इतना ज्यादा हो रहा है लेसन लेते हुए। ईरान की हालत तो देखिए, ईरान तो तबाह हो गया है। अभी उनके पास ये भी आ गई थी कि सबसे बड़ा संकट जो ईरान को होने वाला था वो पीने के पानी का होने वाला था। इस बार मानसून भी बहुत खराब हो, तो ईरान भी अंदर से ये था। उसके साथ यूएस की बेबसी और व्याकुलता क्या थी? ट्रंप, उनका जन्मदिन आने वाला है। यूएस के इंडिपेंडेंस का 250वां साल होने वाला है, 1776 से 2026। उसके अलावा अभी वहां पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो सारे ऑप्टिक्स जिस तरीके के हैं उसमें ईरान वॉर में अगर डील नहीं होती तो इसका ये आउटकम अगर नहीं हो तो ये बहुत ही निगेटिव होता है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी थी। ईरान की तो अपनी लाचारी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लड़ाई शुरू कहां से हुई थी? जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर फरवरी में अटैक किया, उस समय ऑलरेडी एक बातचीत चल रही थी और उसकी शर्तें लगभग वही थी जो अभी ट्रंप डिमांड कर रहे हैं। और ईरान तो पहले से एनपीटी का सिग्नेटरी है। आईएईए का सर्वेक्षण वहां पहले से चल रहा है। मैं इसलिए जानना चाहती बदलाव क्या हुआ, क्योंकि ईरान तो एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हुआ है। नहीं हुआ। देखिए, तो अमेरिका ने जहां से शुरू किया था वो एग्जैक्टली वहीं पर आकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ताकत को एसेस किया। बुरी स्थिति में आप इजरायल के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं, इजरायल के लीड में आप अटैक कर रहे हैं। आज आपने वर्चुअली इजरायल को अबेंडन किया है क्योंकि आपको ये डील चाहिए, क्योंकि इजरायल के लाने से डील जो है वो डील ब्रेकर रहेगा। लेबनान पे अटैक नहीं करना, ये सारा कुछ, और इजरायल को कोई बाध्य कर सकता है तो अमेरिका ही थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन अंतिम क्षण तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू, चूंकि उनका अपना अंदर भी डोमेस्टिक कंपल्शन है, लोकप्रियता की बात है, उन्होंने कोशिश की बेरूत पे अटैक करके, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे कंडेम किया, सब कुछ किया। तो कुल मिला के देखिए ये डेड एंड वॉर था। इससे निकलने के लिए दोनों पक्ष और पूरी दुनिया व्याकुल थे और सब लोग चाह रहे हैं कि ये हो जाए।
इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, वो दे दे दर्शकों को। ईरान और अमेरिका के बीच लेबनान क्लॉज से नेतन्याहू खुश नहीं है। नेतन्याहू ने लेबनानी कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटाने से मना कर दिया है। नेतन्याहू ने यह बात ट्रंप को भी बता दी है। नेतन्याहू की नाराजगी की दूसरी वजह यह भी है कि ईरान और अमेरिका के डील में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाने और उसके प्रॉक्सी गुट को मदद न देने की बात भी शामिल नहीं है। अब ये जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो समझने की जरूरत है। कल भी इजरायली सेना ने बेरूत पर हमला किया था। बेरूत पर हमले के बाद ईरान ने बीती रात इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी समय में ट्रंप ने किसी तरह ईरान को रोका। खबर तो यह भी है कि इजराइल पर ईरान को हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप ने डील में कई कंसेशंस भी किए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बेरूत पर इजरायली अटैक की निंदा भी की। अब डोनाल्ड ट्रंप निंदा कर सकते हैं, उसका पोस्ट दुनिया देख सकती है, लेकिन क्या इजराइल ने इसके बाद लेबनान पर अटैक करना बंद कर दिया? इजराइल पहले से ये कह रहा था कि ये डील प्रोफेसर साहब अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, इजराइल इसमें पार्टी नहीं है। लेकिन ये जंग भी शुरू इसलिए हुई, इजराइल के कांधे पर रखकर बंदूक अमेरिका ने दागी है ईरान पर। ये हमेशा होता रहा है। मैं कोई नई बात आपको एक और उदाहरण दे दूं कि एक समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्यूबा इसी तरह से बीच में फंसा था और उस समय क्यूबा सोवियत संघ की तरफ से एक राज्य के रूप में यूज किया गया था। और जैसे ही वो युद्ध खत्म हुआ और जैसे ही वो डील हुई, सोवियत संघ ने भी उसको डिसर्ट कर दिया और अमेरिका के साथ उसको आना पड़ा। मेरे ख्याल से इजराइल को अगर आप देखें तो इजराइल की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रही होगी? इजराइल हमेशा चाहता होगा कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि ईरान में और खासकर के ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनका वहाँ से खात्मा हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि वहाँ हिजबुल्लाह का जो प्रभाव है या हिजबुल्लाह की जो फंडिंग है वो बंद हो जाए। क्या वो हुआ? मेरे ख्याल से अगर इस डील को अभी, हालांकि डील के सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी, लेकिन जो अभी प्रमा फेसाई हमारे सामने आ रहा है उस पर यह बिल्कुल चीज़ तय है कि अगर कुछ हुआ तो इस्लाम में जो ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनकी जो सत्ता है उसको करीब करीब वैधानिकता मिल गई और मजबूती, और वो IRGC को वैधानिकता मिल गई। यही नहीं, हॉर्मूज पर जो खास करके ईरान का अस्पष्ट क्लेम होता था उसको और स्पष्टता मिल गई, क्योंकि अब वो डील है जिसमें उसको ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने क्वारंटाइन को या अपने नेवल ब्लॉकेट को हटाता है तो उसके बदले में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान की वहां उस पर पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये बिल्कुल स्थापित कर दी गई। तो मुझे लगता है कि डील से अगर देखा जाए तो अमेरिका को तो जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, जो थोड़ी साख की क्षति हुई होगी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो इजराइल को हुआ। ईरान की भी क्षति हुई है, ईरान में भी मिसाइल ड्रोन्स खत्म किए गए, ईरान के भी नेवल पावर को टेस्ट किया गया। इसमें कोई इजराइल का जो ये स्टैंड है, नेतन्याहू जो कह रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि लेबनान में जहां तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया है वो वहां से अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो एक फेस सेविंग डिवाइस हो सकता है कि मैं चलिए इतना मैं कम से कम, लेकिन अगर वो होता है तो फिर पूरे डील पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका अल्टीमेटली अपने फ्रंट लाइन स्टेट को डिसर्ट करने की स्थिति में आएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। एक और बड़ी खबर दे देती हूँ, अमेरिका और ईरान की पीस डील पूरी होते ही इसका असर अब भारत से लेकर पूरी दुनिया के बाजार पर दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी आज चर्चा में भी आपने सुना। सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर है, वहीं निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा का उछाल है। डील के ऐलान होने के साथ साथ इसका असर कच्चे तेल की कीमतों में दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। आज एशियाई कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। क्रूड ऑयल का भाव 4.39% टूटकर $81.15 प्रति बैरल यानी कि $81.15 पर इस वक्त ये आ गया है। इधर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका ईरान के बीच डील हो गई है। 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख आ गई है। इससे पहले 17 जून को फ्रांस में G7 की बैठक है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होंगे और डील के बारे में अपने सहयोगियों को भी बताएंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी पहले ही फ्रांस पहुंच चुके हैं, इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचे। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर पीएम का
पारंपरिक स्लोवाक तरीके से स्वागत किया गया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रेड और नमक भेंट किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने स्लोवाकिया में रह रहे भारतीयों से मुलाकात भी की। इस दौरान भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत संभव है। इसके पीछे का इतिहास भी जो है वो लगातार आपको हम डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि 1993 में चेकोस्लोवाकिया से जब ये अलग हुआ था तब से लेकर आज तक अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री सजन जी स्लोवाकिया के दौरे पर नहीं गया था। तो जब हम B2B की बात करते हैं तो उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं। वो तो ये कोशिश करते ही हैं कि पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, ये जो है वो हर देश के साथ भारत का अच्छा बेहतरीन रहे। लेकिन ये जो जंग खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, हॉर्मुज का संकट खत्म होने का आसार है, तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, कितना लार्जर इम्पैक्ट है ये देखिए बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट है। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तो है कि तेल की कीमतों में ऑलरेडी $80 प्रति बैरल आ गया है। दूसरी देखिए इसमें एक और भी है कि हॉर्मुज खुलने के साथ साथ चाइना ने क्या किया है कि लगभग 3.5 मिलियन बैरल पर डे जो वो मंगवा रहा था उसकी कटिंग 11 मिलियन से 7.5 पे आ गया है। उससे हुआ है यूरिया पे एक्सपोर्ट चाइना ने खोल दिया है। तो अभी मॉनसून आ रहा है, खरीफ के फसल में आपको चाहिए यूरिया चाहिए, बिल्कुल, तो उसकी कीमत जो है बिल्कुल अभी जो वॉर के पहले थी वही उसके आसपास ही है। तो कुल मिला के भारत जो इस बात को लेके एक शंका थी कि हो सकता है कि यहाँ पे आर्थिक समस्या आए खेती को लेके और बाकी चीजों में भी, सप्लाई चेन को लेके, वो ठीक हो रहा है और दुनिया में भी इसका असर दिखेगा। उसके साथ जहां तक स्लोवाकिया की बात देखें तो सही बात है कि इसकी पृष्ठभूमि है कि ये लोग सोवियत ब्लॉक के चेकोस्लोवाकिया कंट्री थे। चेक और स्लोवाक अलग हुए तब से कोई भी भारत से बड़े जो हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां नहीं गए हैं। ये उस सीरीज का कदम है जिसमें भारत अपनी स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन यूरोप के साथ मजबूत कर रहा है। तो वेस्टर्न यूरोप में चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, बाकी उसके पहले भी हम लोग फिनलैंड गए थे, बाकी कंट्री डेनमार्क गए थे, वहां पे हमने ऑलरेडी किया है इटली के साथ। उसके साथ ये देखिए पूर्वी यूरोप के साथ भी, ये पहले छोटे छोटे देशों के साथ कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो अगले 5 साल में वो डबल हो जाए और उसके साथ बाकी हमारी टेक्नोलॉजी की और बाकी और भी जो हमारे लिए जरूरी चीज है उस पर आदान प्रदान हो। तो ये भारत का जो ट्रंप के साथ हमारा G7 में होगी बात, और सबसे बड़ी जो चिंता पूरे देश की है और भारत की भी है वो टैरिफ वॉर की है। कि ट्रंप की एक आदत है कि जैसे ही वो एक समस्या से उबरते हैं वो दूसरी समस्या को पैदा कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो टैरिफ वॉर की एक आशंका है अमेरिका से, उसमें क्या है कि आप अपने डाइवर्सिफाई करें ट्रेड रिलेशंस को और उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बायलैटरल मीटिंग होगी? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मुलाकात तो होगी ही। बिल्कुल होगी, मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि ये दूसरी मुलाकात होगी ट्रंप फेस टू फेस सेकेंड टर्म में, और दोनों के जो पर्सनल केमिस्ट्री हैं वो थोड़ी मोड़ी जो आलोचनाएं हुई भी भारतीय विदेश नीति की कुछ, और संक्रमण काल में आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उसको फिर से वापस पटरी पर लाने का एक पूरी कोशिश की जाएगी। और खास करके जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड बैरियर्स हैं उस मामले में मुझे लगता है ग्राउंड वर्क दोनों की मीटिंग में होगा। सज्जन जी अभी स्लोवाकिया की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक समय था भारतीय विदेश नीति में ये एक सोच बन रही थी, खास करके उदारीकरण के बाद, कि शायद भारत जो है वो पूर्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हो सका। अभी खास करके जब से इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को बाहर किया और जब से अब हमारा फ्री ट्रेड हुआ है, तो पश्चिमी यूरोप के साथ तो हमारा एक अच्छा मजबूत रिश्ता तो है ही है, लेकिन पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तरफ जाने में जो मध्य यूरोप है, और मध्य यूरोप में आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य यूरोप के साथ बहुत सारी बातें की जाएगी। और उसमें मुझे लगता है कि ये जो AI सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है, या मेक इन इंडिया का भी प्रोग्राम है, भारत में जिस प्रकार से जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात की जा रही है, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर ये कोशिश की जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के गबन के मामले की ये बात है। इसकी जांच करने के लिए FIT गठित की गई। ये FIT आज अयोध्या पहुंचेगी। मंदिर में चंदे के रकम में हेरफेर करने का मामला पिछले हफ्ते सामने आया था। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी खुद ही तब से छानबीन करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि रकम गायब करने वाले 5 लोगों को पकड़ रखा है।
उनके जरिए चोरी की काफी रकम भी बरामद कर चुके हैं। इस बीच शनिवार दोपहर श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से मामले में एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया। इस एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के पुलिस आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन जी इसमें शामिल है। लेकिन सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में ध्यान भटकाने के लिए उनकी बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करवाई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अदिति यादव के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी के लोगों ने ही कराई है। बयानबाजी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। तो ये पहले तो राम मंदिर के चंदे वाली बात सज्जन जी, ध्यान भटकाने की कोशिश, इससे क्या ध्यान भटक जाएगा? राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं भटक सकता। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पे आप देखिए 2024 के बाद से प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्त ऑन एन एवरेज वहां पे दर्शन कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा है। और जहां पे अभी तक ये अनुभव रहा है कि वीआईपी टिकट के बिना भी आप आधे घंटे से 40 मिनट में दर्शन कर सकते हैं, वहां पे 7.5 करोड़ रुपए का गबन हो गया और ये आपको पता नहीं चला, जबकि इंटरनल ऑडिटिंग का एक रेगुलर व्यवस्था है, सब कुछ है। तो निश्चित तौर पे ये व्यवस्था की कमी है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कुछ ऐसा ना हो। लवकुश मिश्रा जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें अपने खाता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पकड़ में आया। बिल्कुल ठीक, ये बात पकड़ में आई कि कितना चंदा गया और कितना आपके खाते में दिख रहा है, उपलब्ध कितना है। उसमें जो भी शामिल है, लवकुश मिश्रा हो और भी सारे लोग हैं, वो पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसी चीजों से क्या होता है कि देश की तो बदनामी होती ही होती है और एक नया जो हम कह रहे हैं कि आस्था पर भी चोट होती है। बिल्कुल, जो एक सांस्कृतिक, एक लोगों का एक विश्वास है, उसको लेके बहुत बड़ी आहत होती है। तो वैसी स्थिति में लोगों को आगे से ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो एसआईटी का गठन हो चुका है और आज ये 3 सदस्यीय एसआईटी टीम जाकर अयोध्या में छानबीन की प्रक्रिया शुरू करेगी।